त्रिपाठी प्रगति संस्थान अन्नापुर से आज आप लोगों को जागृति के अंतर्गत भारत का भूगोल चल रहा है और इसमें दक्षिण के पठार के बारे में आज बताया जा रहा है। इससे पहले आपका जो अध्ययन हुआ है वो पर्वतीय भाग पर पूरा हो गया है। पर्वतीय भाग के बाद हमने इसका दो अध्ययन आपको कराया है, प्रादेशिक विभाजन और इसके बाद भौगोलिक विभाजन। मैदानी क्षेत्र का भी अध्ययन आपने दोनों रूपों में कर लिया है। अब आज आपका जो तीसरा पार्ट चल रहा है वो दक्षिण का पठार। अब इस दक्षिण के पठार को पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है, ये जो हिस्सा है भारत का, ये दक्षिणी हिस्सा जो भारत का है, ये सब दक्षिण के पठार का एक अंग है। ये बीच का जो क्षेत्र है वो सब दक्षिण के पठार का एक अंग है। और दक्षिण का पठार भारत का सबसे पुराना भूभाग है। अगर कभी भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत का कौन सा भूभाग सबसे पुराना है, तो आप उसका उत्तर देंगे दक्षिण का पठार सबसे पुराना भूभाग है। और एक क्वेश्चन और है कि अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि जो मेघालय का पठार है वो पठार का हिस्सा है कि पर्वत का हिस्सा है, तो आप उत्तर देंगे कि जो मेघालय का पठार है वो दक्षिण के पठार का ही हिस्सा है। इस तरह से ये सबसे पुराना भूखंड है और इसके बारे में बताया जाता है कि ये स्थिर भूखंड भी है। स्थिर भूखंड भी बताया गया और ये भी बताया गया कि यहाँ पर भूकंप की जो प्रक्रिया है वो न के बराबर है, लेकिन इसका अपवाद महाराष्ट्र में आए कुछ भूकंपों से हो जाता है। फिर हम अब इसकी बात ये करते हैं कि इसका आकार प्रकार क्या है। तो इसका आकार आप देख रहे हैं, इसका आधार उत्तर की ओर है और इसका शीर्ष दक्षिण की ओर है। तो पूरा जो पठार है वह त्रिभुजाकार है और गोंडवाना लैंड से निर्मित है। उत्तर का भाग अंकारा लैंड है भारत के और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड है। तो ये दक्षिण में गोंडवाना लैंड चट्टानों से निर्मित है, त्रिभुजाकार है। इसकी लंबाई उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है इस पठार की वो 1600 किलोमीटर है और पूर्व पश्चिम की जो लंबाई है अधिकतम वो 1400 किलोमीटर की लंबाई है। अर्थात इसकी लंबाई और चौड़ाई में केवल 200 किलोमीटर का अंतर है। पूरा क्षेत्रफल की बात अगर हम करते हैं तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है। भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है और इसके साथ साथ प्राचीनतम भूखंड है। एवरेज हाइट इसकी 600 से 900 मीटर है। ऊंचाई कहीं कहीं पर 3000 तक पहुंच जाती है, लेकिन औसत ऊंचाई की बात अगर हम करेंगे तो 600 से 900 मीटर तक का हिस्सा इसके अंतर्गत सम्मिलित है। अब यहाँ देखिए ये जो पश्चिम में पश्चिम घाट के संबंध में एक विस्तृत अध्ययन आपको करना है। यह विस्तृत अध्ययन सामान्य ज्ञान से भी संबंधित है, भारत के अध्ययन से भी संबंधित है, बायोडाइवर्सिटी से भी संबंधित है। जब आप जैव विविधता पढ़ते हैं पर्यावरण में तो बायोडाइवर्सिटी से भी संबंधित ये चैप्टर आ जाता है। भारत का वेस्टर्न घाट जिसमें शांत घाटी केरल की स्थित है और यह सर्वाधिक जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करता है भारत के संदर्भ में। तो ऐसी स्थिति में पश्चिम में पश्चिम घाट और पूर्व में पूर्वी घाट की जो पहाड़ियां हैं वो इससे संबंधित हैं। दक्षिणी छोर पर यहाँ कन्याकुमारी है और इसका जो ढाल है, जो आप ढाल देखेंगे वो ढाल यहाँ पे लिखा गया है, देखिए उत्तर की तरफ है और पूर्व की तरफ है। उत्तर की तरफ होने का मतलब यह है कि जो मालवा है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, छोटा नागपुर का पठार है, इसका ढाल उत्तर की तरफ है। इसमें से जो नदियां निकलती हैं वो उत्तर की दिशा की ओर प्रवाहित होकर के, और जो दो प्रमुख नदियां हैं यमुना और इसके बाद फिर गंगा उसमें मिलती है। सोन जाकर के गंगा में मिलती है इस पठार से, पठार के उत्तरी हिस्से से निकल करके, और यमुना की जो सहायक है चंबल, बेतवा के, वो जाकर के यमुना में मिलती है दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ करके। इसी नाते ये कहा गया कि इसका जो ढाल है वो उत्तर की ओर है और पूरब की ओर ढाल का मतलब ये है कि जैसे गोदावरी नदी है,
कृष्णा नदी है। ये नदियां वेस्टर्न घाट से निकल करके और फिर बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती हैं, तो इस नाते इसका ढाल पूरब की तरफ है। अब एक ढाल इधर भी बनेगा, जो ये पश्चिमी घाट है, ये एक भ्रंश कगार का हिस्सा है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट क्या है, तो आप उसका उत्तर देंगे पश्चिमी घाट भ्रंश कगार है। और इस भ्रंश कगार के पश्चिम में एक समतल मैदान है जो सागर तल और पठार के बीच में है, जिसे पश्चिम तटीय मैदान के रूप में जाना जाता है। अब ये जो पश्चिम तटीय मैदान है, वो उसका अध्ययन हम जब मैदान पढ़ेंगे दक्षिण भारत का समुद्र तटीय, उसमें पढ़ लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये भ्रंश कगार का हिस्सा है और इस पर कुछ नंबरिंग की गई है पहाड़ों के संदर्भ में, उसको हम देख लेते हैं। जैसे देखिए नंबर 1 यहाँ लिखा गया है अरावली श्रेणी। अब अरावली श्रेणी का एक विस्तृत अध्ययन होगा। इसके बाद फिर गुजरात में गिर की पहाड़ियां हैं। गिर है, गिर पहाड़ी भी है और गिर जो है आप जानते होंगे पशु की गाय की एक प्रजाति है। फिर विंध्य श्रेणी 3 नंबर पर देखिए, ये विंध्याचल की श्रेणी है या विंध्य श्रेणी है। 4 नंबर की श्रेणी सतपुड़ा है और 3 और 4 के बीच से ही नर्मदा नदी, जिसका नाम मेकलसुता है, प्रवाहित होती है, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर अमरकंटक पहाड़ी से निकल करके पश्चिम की तरफ बहती हुई और यहाँ पे खंभात की खाड़ी के पास में गिरती है। तो उसका अध्ययन, इस नर्मदा नदी का अध्ययन हम जब करेंगे तो नदी तंत्र के अंतर्गत ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के अपवाह तंत्र में। चूंकि नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक विभाजक रेखा बनती है। इधर से उत्तर की नदियां उत्तर में हैं और इधर से दक्षिण में है। उत्तर नदी तंत्र है और फिर दक्षिण नदी तंत्र है। इसके बाद फिर देखिए 5 नंबर पर ये मैकाल श्रेणी है। 6 नंबर पे रामगढ़ श्रेणी है। इसके बाद फिर 7 नंबर पूर्वी घाट। 8 नंबर ये देखिए पश्चिम घाट। 9 नंबर नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी। ये भी ध्यान में रखना है। कभी कभी दक्षिण से उत्तर की तरफ या उत्तर से दक्षिण की तरफ पहाड़ियों का क्रम भी पूछा जाता है। तो इस नाते जब सभी चीजों का आप एक क्रमशः उसको मस्तिष्क में गणितीय विधि से बैठाएंगे दिमाग में, तब वो प्रश्न सही हो पाएगा। अन्यथा ये भी भूगोल भी एक गणितीय विषय है। गणित की तरह से जब इसका आप अध्ययन करेंगे और एक सूत्र में बांध करके स्थान के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, तब अध्ययन पूरा हो पाएगा। तो पश्चिम घाट में नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई और अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम, सबसे दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ी यहाँ लिखी गई है। 11 नंबर यहाँ 11 नंबर तक की पहाड़ियां यहाँ पे लिखी गई हैं और यहाँ 12 नंबर जो है मेघालय में की उच्च भूमि है। मेघालय में गारो खासो की जो पहाड़ियां हैं वो 12 नंबर पर यहाँ पे लिखी गई हैं और 13 नंबर पे राजमहल की पहाड़ियां, ये देखिए राजमहल की पहाड़ी है और ये 12 नंबर लिखा गया है। इसके बाद एक विभाजन और भी है, वो विभाजन प्रायद्वीपीय पठार का किया गया है। उसको हम देखते हैं और समझते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत देखिए अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी के पूरब में पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि है। इसके पूरब में मालवा का पठार है। मालवा के पठार के उत्तर पूरब में बुंदेलखंड का पठार है, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिले सम्मिलित हैं। फिर विंध्याचल का पठार है और विंध्याचल के पठार के उत्तर पूरब में और बुंदेलखंड के पूरब में बघेलखंड का पठार है। छोटा नागपुर के पठार का एक विस्तृत अध्ययन क्या करना है, क्योंकि ये भारत का रूप कहलाता है जो खनिजों की दृष्टि से बहुत संपन्न है। और फिर मेघालय के पठार का अध्ययन करना है। इसके बाद एक और भी विभाजन इसका किया गया। एक विभाजन में ये है, दूसरे में सतपुड़ा की श्रेणी है। विंध्याचल के बाद फिर सतपुड़ा है और सतपुड़ा के बाद फिर अजंता की भी पहाड़ी है, उसका भी अध्ययन करना है। महानदी बेसिन का अध्ययन है। उड़ीसा उच्च भूमि का अध्ययन है। उसी के आसपास का क्षेत्र दंडकारण्य प्रदेश है, जिसमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ जिले सम्मिलित किए जाते हैं, जिसको दंडकारण्य कहा जाता है। आंध्र प्रदेश का हिस्सा जो तेलंगाना के रूप में है
अब तो तेलंगाना अलग राज्य है, 2014 में इसका निर्माण हुआ है। तेलंगाना के पठार का भी अध्ययन करना है, तमिलनाडु के पठार का अध्ययन करना है और पश्चिम घाट और पूर्वी घाट के पठार का अध्ययन करना है। तो इस तरह से एक विभाजन ये भी बनता है। यह एक सामान्य जानकारी थी कि कौन से पठार कहाँ पे स्थित हैं। अब कई तरह से इसमें आपको अध्ययन कराया जा रहा है। अब हम आते हैं सबसे पहले ये जो अरावली की श्रेणी है, इस अरावली श्रेणी की चर्चा कर लेते हैं। अरावली श्रेणी के बारे में विस्तृत अध्ययन अब हम करते हैं तो ये पता चलता है कि अरावली की जो पहाड़ी है वो राजस्थान से प्रारंभ होती है और दिल्ली तक चली जाती है। और यहाँ देखिए गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर के क्षेत्र में अरावली पहाड़ी का विस्तार है। और ये अरावली पहाड़ी जो है वो दिल्ली और रायसीना एक स्थान है, रायसीना की पहाड़ी है। उस रायसीना पहाड़ी की पर जो इमारतें हैं वो एडविन लुटियंस की संकल्पना के आधार पर वास्तुकार किया एडविन लुटियंस था, उसके आधार पर वहां की इमारतें बनाई गई हैं। तो इस तरह से दिल्ली रायसीना की पहाड़ी तक इसका विस्तार जाता है। अब बात कर लेते हैं चट्टान की। किन चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है? इसका निर्माण चूंकि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, यह प्रश्न पूछा जाता है उसमें। इसके बाद फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक पूरा कैम्ब्रियन युगीन चट्टान है, क्वार्टजाइट का भी इसमें योगदान है, नीस और शिस्ट का भी योगदान है। मतलब कहने का है रूपांतरित चट्टानें अधिक हैं इसमें, चूंकि रूपांतरित हो जाएंगी क्योंकि एक लंबा समय बीत गया है। जब चट्टान पर आग्नेय पर ताप और दाब की प्रक्रिया लगेगी तो अवसादी बनेगी, और जब आग्नेय पर और ताप और दाब की क्रिया लगेगी तो मेटामॉर्फिक हो जाएगी। और वही हाल सेडिमेंट्री भी है, सेडिमेंट्री भी मेटामॉर्फिक हो जाएगी। अब यहाँ पर हम आते हैं कि अरावली श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है। तो अरावली का जो सबसे ऊंचा शिखर है उसका नाम गुरु शिखर है। माउंट आबू की पहाड़ियों में स्थित है और इस माउंट आबू की पहाड़ी में ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। और दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो सोलंकी शासकों द्वारा बनवाया गया है। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर ही नहीं, हिंदू धर्म का मंदिर भी इस गुरु शिखर की आबू पहाड़ी में स्थित है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस स्थान पर जैन धर्म और हिंदू धर्म का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो उसका भी उत्तर ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर, गुरु शिखर, आबू पहाड़ी, अरावली। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये पर्वत अपर्दित और विच्छेदित है, कटा फटा है, घिस गया है, अवशिष्ट पहाड़ी के रूप में है, बचे कुचे पहाड़ी के रूप में है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में इसका नाम जयगा पहाड़ी है। टोडगढ़ के निकट इसका नाम मारवाड़ पहाड़ी है। अलवर के निकट हर्षनाथ पहाड़ी है और उत्तर में दिल्ली रिज या दिल्ली पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। कभी कभी पूछा जाता है अरावली पहाड़ी को उदयपुर में किस नाम से जाना जाता है? जरगा पहाड़ी के नाम से। टोडगढ़ के निकट किस पहाड़ी के नाम से जाना जाता है? मारवाड़ पहाड़ी के रूप में। अलवर में, अलवर एक जिला है, हर्षनाथ पहाड़ी, और उत्तर में दिल्ली में दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। एक जल विभाजक बन का कार्य करता है अरावली, एक जल विभाजक का कार्य करता है। आप देखेंगे ये अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो दिल्ली तक गई हैं। गुजरात के पालनपुर से उत्तर में दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक गई हैं और रायसीना पहाड़ी पर एडविन लुटियंस वास्तुकार के द्वारा निर्मित जो इमारतें हैं वो विश्व प्रसिद्ध नजीर प्रस्तुत करती हैं। तो फिर ये जो महान विभाजक कैसे है? इस महान विभाजक इस नाते है कि इसके पश्चिम में एक जल प्रवाह जाता है और इसके पूरब में एक जल प्रवाह जाता है। जो पश्चिम में जल प्रवाह जाता है वो उत्तर में लूनी और दक्षिण में माही नदी के रूप में है, और जो पूरब में जल प्रवाह जाता है वो बनास नदी के रूप में है। बनास नदी जो है आगे जाकर के चंबल में मिल जाती है और चंबल नदी आगे जाकर के यमुना में मिल जाती है। इस तरह से यह एक जल विभाजक का कार्य करती है। इसके बाद फिर हम आगे जब बढ़ते हैं तो इस अरावली श्रेणी के अंतर्गत प्रमुख नदी बेसिन कौन कौन सी हैं, कौन कौन सा ड्रेनेज सिस्टम है इसके अंतर्गत? इसमें चंबल बेसिन है, बनास का मैदान है, माही का मैदान है, छप्पन का मैदान है। तो इस तरह से ये आपका प्रश्न ये हो गया
अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत कौन कौन से मैदान मिलते हैं? चंबल, बनास, माही, छप्पन, माही नदी का उद्गम, लूनी नदी का उद्गम, बनास नदी का उद्गम, बनास नदी किसकी सहायक है, चंबल नदी किसकी सहायक है। तो ये सब चीजें आपने यहाँ पे देखा और पुनः जब आप अपवाह तंत्र पढ़ेंगे पुनः उसकी चर्चा इसमें की जाएगी। अब हम अरावली के बाद आते हैं मालवा का पठार। यहाँ देखिए अरावली पर्वत श्रेणी हो गई। अरावली पर्वत श्रेणी के बाद हम दूसरा अध्ययन करते हैं दूसरे नंबर पर मालवा का पठार। यहाँ तो 2 नंबर पे गिर लिखा गया है, उससे मतलब नहीं है। हमको जो मुख्य पहाड़ियां हैं जो और पहाड़ियों से जुड़ी हुई हैं, जिनका क्षेत्रफल ज्यादा है, मुख्य रूप से उनका अध्ययन कर लेना है। जिनका उत्तर या अध्ययन 1 लाइन 2 लाइन में है उसका अध्ययन नहीं करना है, हमको मुख्य पहाड़ियों का अध्ययन करना है। इसी नाते हम लेते हैं मालवा का पठार। मालवा एक ऐसा शब्द है जो इतिहास में भी मिलता है। मालवा के शासक भी तमाम मिलते हैं। तो मालवा का पठार जो है पश्चिम मध्य प्रदेश में, मुख्य रूप से इसका विस्तार मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में है। लंबाई इसकी 530 किलोमीटर है। यहाँ पे आप देखिए ये मालवा का पठार है। मालवा का पठार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है, अरावली और विंध्याचल के बीच में है। अब यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी है और फिर विंध्याचल नीचे है और बीच में मालवा है, फिर बीच में है। काली मिट्टी का संप्राय मैदान है। यहाँ देखिए इसकी और भी लोकेशन स्पष्ट की गई है। इस क्षेत्र को आप देखते हैं, इस क्षेत्र को समझिए। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि मालवा का पठार के उत्तर में क्या है, अरावली की श्रेणियां है। दक्षिण में क्या है, विंध्याचल की श्रेणियां है। पश्चिम में क्या है, राजस्थान का मरुस्थल है। पूरब में क्या है, बुंदेलखंड है। अब बुंदेलखंड के पूरब में क्या है, बघेलखंड है। और बघेलखंड के पूर्व में क्या है, छोटा नागपुर का पठार है। तो इस तरह से एक क्रम चल रहा है और उस क्रम को आप देखेंगे क्रमशः एक एक बात समझते चलिए, सारी चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी, आसान तरीके से स्पष्ट हो जाएंगी। काली मिट्टी का ये संप्राय मैदान है। लंबाई 530 किलोमीटर है, चौड़ाई 390 किलोमीटर है। पठार के उत्तरी भाग में, अब 530 किलोमीटर का मतलब ये हो जाता है कि इसकी लंबाई लगभग यहाँ से दिल्ली के आसपास तक पहुंच जाती है। और 390 किलोमीटर का मतलब हो गया यहाँ से मध्य प्रदेश के सतना जिले तक हो जाती है। इस तरह से पठार के उत्तर भाग में चंबल और उसकी सहायक नदियों ने खड्ड का निर्माण किया है। अब यहाँ पे आप देखिए इसके उत्तरी भाग में चंबल नदी है। चंबल यमुना की सहायक है। बहुत ज्यादा बीहड़ या खड्ड का निर्माण की है, अपर्दन की है। तो अपर्दन के नाते वहां खड्ड का निर्माण हुआ है, बीहड़ का निर्माण हुआ है। बीहड़ का मतलब है बहुत नीचे गहराई वाले खड्डों का निर्माण, और नालिका अपर्दन के रूप में हुआ है। अपर्दन आप पढ़ेंगे, अपर्दन के प्रकार, तो उसमें अपर्दन के प्रकारों को कई तरह से आप देखते हैं। तो मुख्य रूप से मालवा के पठार पर जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं उसमें बेतवा है, पार्वती है, काली सिंध है, चंबल है, केन है। इतनी नदियां प्रवाहित हो रही हैं इस क्षेत्र में। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो मालवा के पठार के पूरब में देखिए बुंदेलखंड का पठार है। ये बुंदेलखंड के पठार का अध्ययन करते हैं। उत्तर प्रदेश के भी जो दक्षिण पश्चिमी जिले हैं वो बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। मालवा के उत्तर पूर्व में व इसके पूर्व में बघेलखंड है। ग्वालियर पठार व विंध्याचल पठार के मध्य में मालवा का पठार स्थित है। नीस और शिष्ट चट्टानों से निर्मित है। ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। ये बुंदेलखंड की बात हो गई। ये बुंदेलखंड के पठार से संबंधित हो गया, क्योंकि आपके प्रदेश का भी ये अच्छा खासा प्रतिनिधित्व बुंदेलखंड पठार करता है। इसके बाद पे 3 नंबर के बाद यहाँ बुंदेलखंड लिखा गया है। अब हम चलते हैं 4 नंबर बघेलखंड। हमने कहा था अरावली, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार, इस तरह से आप पूरब की तरफ बढ़ते हैं। बघेलखंड पठार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में स्थित है। बलुआ पत्थर का निर्माण, बलुआ पत्थर का पठार है ये, और लाल बलुआ पत्थर का पठार है। इसका झुकाव पूर्वोत्तर से, पूर्वोत्तर मतलब
पूर्व और उत्तर से दक्षिण पूर्व की तरफ है और इस पठार पर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी सोन है। आपको बताया गया था कि सोन नदी मुख्य रूप से अमरकंटक पहाड़ी से निकल करके और बिहार में पटना के पास जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है और सोन और गंगा के तट पर ही, संगम तट पर ही पाटलिपुत्र शहर बसा था और पाटलिपुत्र शहर का संस्थापक उदयन शासक था। इसको बताया गया था आपको। फिर 4 नंबर के बाद अब आप चलते हैं आगे, तो आपका एक पठार और हो जाए विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक इसका विस्तार मिल जाता है। मालवा के दक्षिण सिरे पर यह स्थित है। 1050 किलोमीटर लंबाई इसकी है। यह एक श्रेणी जल विभाजक है। यह जल विभाजक किसकी है? यह जल विभाजक है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच। जल विभाजक श्रेणी अगर आपसे कभी पूछी जाएगी तो आप बताएंगे विंध्याचल, और नदी अगर पूछी जाएगी विभाजक तो नर्मदा बताएंगे। श्रेणी जल विभाजक है। यहाँ देखिए विंध्याचल है। विंध्याचल की जो पूर्वी हिस्सा है श्रेणी का, कैमूर और भांडेर के रूप में जाना जाता है। कैमूर श्रेणी सोन के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करता है। मतलब कैमूर के पूरब में सोन नदी है, या ये कहिए सोन के पश्चिम उत्तर में कैमूर श्रेणी है। विंध्याचल पर्वत के बीच में दक्षिण में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है और नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा प्रवाहित होती है। जैसे ये विंध्याचल के बीच में ये देखिए विंध्याचल के बीच में नर्मदा, नर्मदा के बीच में सतपुड़ा, इसके बाद फिर ताप्ती के दक्षिण में अजंता। ये क्रम भी याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए, फिर से इसको देख लेते हैं। सबसे उत्तर में हमने क्या बताया है? विंध्याचल के बाद फिर नर्मदा के बाद क्या बताया? सतपुड़ा के बाद क्या बताया? ताप्ती के बाद क्या बताया? अजंता। तो इसका भी अध्ययन आपको विस्तृत रूप से करना है, समझना है। तो अब फिर आप यहाँ पे उसका अध्ययन 5 नंबर पर विंध्याचल श्रेणी तक का अध्ययन हो गया। अब आज हम केवल 5 मुख्य पर्वतों का अध्ययन कर पाए हैं, जिसमें अरावली श्रेणी है, मालवा का पठार है, मालवा के पठार के बाद फिर आपका बुंदेलखंड है, बघेलखंड है और विंध्याचल श्रेणी है। इतने पर्वतों का अध्ययन हमने किया है। अरावली है, मालवा है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है और इसके बाद फिर दक्षिण में विंध्याचल श्रेणी है। इतने पहाड़ियों का अध्ययन हमने किया। आज ये पहाड़ियां पूरी नहीं हो पा रही हैं, इस नाते पठारी भाग के भाग 1 के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। भाग 2 का अध्ययन हम दूसरे पार्ट में करेंगे। और इसको देखने के लिए, समझने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।